बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, खबर ये है कि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक ख़तरनाक और गैर यकीनी मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ बयानात हैं, दावे हैं, जवाबी इल्ज़ामात हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ एक दूसरे से टकराते आपको नज़र आते हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से जंगी अखराजात, अमरीकी पॉलिसीज़ और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो दूसरी जानिब अमरीका अपनी कार्रवाइयों को दिफाई हिकमत अमली और महदूद फ़ौजी मुदाखलत करार दे रहा है। जो सबसे बड़ा इसके अंदर ट्विस्ट है वो है अमरीकी कांग्रेस, जहां ये फैसला होना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मज़ीद ईरान के ऊपर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसकी एक पॉलिटिकल जो शक्ल सामने आ रही है, इसके कुछ हक़ाइक़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक खबर दे दें कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की नई तजवीज़ पाकिस्तान को भेज दी है। और ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे एरना के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ ये तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की। तेहरान के सरकारी मीडिया जो इसे रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक ईरान ने सालिसी करने वाली ममालिक के साथ, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, ये जुमेरात को तमाम तफसीलात उनके हवाले की। और ईरान के हालिया बयान से कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, तहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। अब आपके सामने ये जो सालिसी का किरदार है और जो चीज़ें पाकिस्तान के हवाले की गई, इसमें असल में है क्या। देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि सेकंड राउंड शुरू नहीं हो सका अमेरिका और ईरान के दरमियान। ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अपने बाकी लोगों के साथ पाकिस्तान तो ज़रूर आए, लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ टेबल शेयर करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ विटकॉफ, जेरेड कुशनर और जेडी वेंस को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया। और जब कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया कि ईरान की शराइत क्या है और अमेरिका ने उसे मानने से इनकार कर दिया, तो हमें मीडिया के ज़रिए तर्जुमानों ने ये बताया कि हम पाकिस्तान इतनी दूर नहीं जा सकते और अब बात जो भी होगी वो टेलीफोन पर होगी। दोस्तों, हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक तो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और फिर जो 60 दिन का जो रूल है वो अप्लाई हो चुका। और इसके साथ साथ अमेरिका जिस तरह की एक फेस सेविंग चाहता है ईरान के मामले में, वो उसे मिल नहीं रही। और इसीलिए अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को, यानी सालिस मुल्क को, ये तमाम चीज़ें उनके हवाले कर दी हैं और अब पाकिस्तान ये अमेरिका से बातचीत जो है उसे आगे बढ़ाएगा। आपने एक बात याद रखनी है कि इस पूरे सालिसी के अमल में जो शराइत अमेरिका के हवाले की गई थ्रू पाकिस्तान, वो क्या है। नंबर 1, यूरेनियम की अफजूदगी का जो मामला है, इसे पोस्टपोन किया जाए। आज भी ईरान इसके ऊपर कायम है। दूसरी चीज़, आबने हुर्मुज़ का जो मामला है, इसे देखा जा सकता है, लेकिन हमें हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, इन सैंक्शंस को उठाना पड़ेगा। एक रास्ता जिससे ईरान की मईशत को एक सपोर्ट मिल सके, ईरान इसकी डिमांड कर रहा है। और ये चीज़ जो है वो अमेरिकन को बता दी गई है। इससे पहले भी उनके सामने चीज़ रखी गई कि आपने इन 2 मामलात के ऊपर हमसे बात नहीं करनी। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा यूरेनियम, और जो तीसरी बात है आपने हुर्मुज़ की, ठीक है, हम इसको कंट्रोल जो है वो उसे ओपन कर देते हैं, लेकिन हम जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, ये कंट्रोल जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिकन इस बात को कैसे तस्लीम करते हैं। अगर आप गौर करें, पिछले 24 घंटों में या उससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, ईरान क्या कर रहा है। ईरान अमेरिका को उनकी बिगड़ती मईशत, महंगाई के हवाले से बार बार खबरदार कर रहा है, दुनिया को खबरदार कर रहा है कि आपने हुर्मुज़ अगर मज़ीद कुछ हफ्ते बंद रह गया तो दुनिया की मईशत जो है कोलैप्स करेगी। बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। छोटे से छोटा मुल्क, बड़ी से बड़ी ताकत की मईशत के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। तो लिहाजा ईरान, अमेरिका और दुनिया को आपने हुर्मुज़ में मईशत के एतबार से डरा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका की साइड को देखें, तो अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा हमले करने की बात करता है। अमेरिका ईरान को कह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर आखिरी दफ़ा दोबारा हमला करेंगे और ये हमला इतना शदीद होगा कि तुम कई बरस तक इस हमले से अपने आप को रिकवर नहीं कर सकोगे। दोस्तों, ट्रंप का अब जो इख्तियार ख़त्म होने का मामला, ये क्या है और ईरान से जंग क्या वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसका फैसला अमेरिकी कांग्रेस के पास है। और दोस्तों, अब ये ट्रंप का जो इख्तियार ख़त्म होने वाला मामला, ये क्या है, इस पर भी मैं आपके सामने जो अमेरिकन कवानीन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका, वो क्या कहता है। अमेरिकी कांग्रेस आज इसका फैसला करेगी। ये मामला अब उनके पास आ गया। असल मामला है क्या। कहानी शुरू होती है एक कानून से।
एक ऐसा कानून जो अमेरिका में जंग और इख्तियार के दरमियान एक हद खींचता है, वॉर पावर रेजोल्यूशन इसे कहते हैं। इस कानून के तहत अमेरिकी सदर जैसा कि बगैर कांग्रेस की इजाजत के किसी भी फौजी कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 60 दिन के लिए ये क्लॉ अप्लाई होता है। 60 दिन के बाद आपको कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी या फिर जंग खत्म करनी पड़ती है। यानी ताकत है मगर महदूद है, इख्तियार है मगर मशरूत है। दोस्तों, अब ये मामला है क्या? मामला जी कुछ ऐसा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो 28 फरवरी को एक जंग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। उस दिन से जंग शुरू हो गई, यानी कि जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस दिन से एक्टिव हो गया। अब आज इसकी मुद्दत पूरी हो गई, इसके बाद आपको कांग्रेस के पास जाना है और कांग्रेस से इसकी इजाज़त लेनी होगी। लेकिन जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस के, वो आपको एक डिफरेंट कहानी सुनाते हैं। और उन्होंने क्या कहानी सुनाई? उन्होंने कहा जी कि हमने तो 2 हफ्ते पहले जंगबंदी का ऐलान कर दिया था और इस जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमने इसे कंटिन्यू किया, यानी कोई इसके ऊपर टाइम लिमिट नहीं थी। अब आपको समझ में आ रही है कि ये पाकिस्तान के जरिए सालिसी का जो काम किया गया वो असल में ये जो कांग्रेस के पास पावर है इसे अवॉइड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का सहारा लिया और पाकिस्तान इसका सहारा बना इस पूरे मामले में, और उनको दोबारा से एक प्रोविजन दे दिया कि ईरान के ऊपर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है और उन्हें कांग्रेस के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मामला कांग्रेस के पास गया तो यकीनन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, इसका अब नतीजा क्या निकलेगा? जब जंग ही नहीं रही तो इजाज़त किस बात की? तर्जुमान आपको ये बात सुनाते हुए नजर आएंगे। और अगर आप जो डेमोक्रेट्स हैं उनका मौक़िफ़ देखें वो क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ कहानी आपको मुख्तलिफ नज़र आती है। डेमोक्रेट्स के मुताबिक जंग खत्म नहीं हुई और सिर्फ रुकी है। ये सीज़ फायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है और इस बुनियाद पर इनका मुतालबा है कि सदर को कांग्रेस से इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, हम इससे पहले जो है वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेथ और बाकी लोगों की अगर आप गुफ्तगू के ऊपर गौर करें तो वो आपको क्या बताते रहे हैं? वो आपको मुसलसल ये बता रहे थे कि ये जंग जो है वो थमी नहीं, हमने कुछ दिनों के लिए सीज़ फायर किया है और ये जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान हमारी बात को मान नहीं लेता। फिर वो किसी ने उनको समझाया कि यार इस 60 दिन का जो मामला है वो अब हमारे सामने, और इन 60 दिनों के अंदर हम इस जंग को अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको कांग्रेस से इजाज़त लेनी होगी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कांग्रेस से इजाज़त लेंगे? वहाँ से आपको इनकार मिलेगा और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो अपने ही ईवानों के अंदर, अपनी ही सरकार के अंदर जो पोजीशन है वो कमज़ोर होगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेग्सेथ, विटकॉफ और इनकी जो पूरी काबीना के दीगर लोग हैं वो आपको इस किस्म का बयानिया बनाते हुए नजर आएंगे। अब देखें जी कि इसकी जो तशरीह है वो भी देखनी होगी और कांग्रेस के अंदर ये मामला उठाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर दोबारा से जंग का आगाज़ किया तो यकीनन ये गैर कानूनी, गैर आइनी होगा। और दोस्तों, अब कांग्रेस के अंदर क्या हुआ? अमेरिकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसमें सदर के इख्तियारात को महदूद करना था। अब इसके रिजल्ट क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। करारदाद 50 के मुकाबले में 47 वोटों से मुस्तरद हो गई है, यानी सदर को कांग्रेस जो है रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो रोक नहीं सके। अब दिफाई मौक़िफ़ इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ वो क्या कह रहे हैं कि 60 दिन की घड़ी रुक चुकी, जंग ख़त्म हो चुकी और अब कांग्रेस की मंजूरी की हमें ज़रूरत नहीं है। और यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब भी चाहेंगे हम दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये जो 60 दिन का मामला है, पाकिस्तान का जो किरदार इम्पोर्टेंट था इस आइनी प्रोविज़न को अवेल करने का जो उन्होंने किया, लेकिन जाते जाते अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और इसके बहुत सारे जो शवाहिद हैं इनकी गुफ्तगू में जो इंडिकेटर्स आपको ये बताते हैं। और इन्होंने जाते जाते नारा लगाना है कि हमने अमेरिका को दोबारा से जी ग्रेट बना दिया है, और जो इनका पहले नारा था टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वॉर ट्रॉफी ये अमेरिकी अवाम के सामने रखी जाएगी। मिड टर्म में से खूब जो है इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दोस्तों ये खबर दे दूं कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंगबंदी के दौरान अपने हथियारों को दोबारा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। खबर रसां इदारे NBC न्यूज़ ने एक अमेरिकी अहदेदार और दीगर बाखबर ज़राए के हवाले से बताया कि ईरान ने इन हथियारों को निकालने का अमल तेज़ कर दिया। ईरानी हुकाम मलबे में दबे मिसाइलों और दीगर असले को निकालने में सब मसरूफ़ हैं ताकि अपने दिफाई और उसकी सलाहियत को दोबारा मजबूत बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। अमेरिकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान तेज़ी से अपने ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को बहाल करना चाहता है ताकि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा फ़ौजी कार्रवाई का फैसला करे तो ईरान खित्ते में जवाबी हमले करने के काबिल हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की जानिब से ये इक़दाम मशरिक़ वुस्ता में सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं, जबकि खित्ते में कशीदगी के दोबारा बढ़ने के खदशात भी ज़ाहिर किए गए। और दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में ईरान डटा हुआ है।
ایران ٹوٹا نہیں، ایران اپنے تمام محاذوں سے امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ تفصیل کچھ ایسے جی، عباس اراغچی صاحب نے امریکہ پر جنگی اخراجات کے حوالے سے غلط معلومات دینے کا جو ہے وہ الزام عائد کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگ کی اصل لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا۔ اور جو دعویٰ ہے کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیز کے تحت لڑی گئی، اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک $100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً $28 ارب کا امریکہ کو نقصان ہوا ہے، جو ان کے سیٹلائٹس، جو ان کے ریڈار سسٹم، ان کے انٹرسیپٹرز اور دیگر جو میزائل جن کو ایران نے تباہ کیا، ان کی لاگت 28 سے 30 ارب ڈالر بنتی ہے۔ لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بند کمرے میں سچویشن روم کے اندر جے ڈی وینس نے بھی پینٹاگون کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں پینٹاگون اصل صورتحال بتا نہیں رہا اور ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب عباس اراغچی کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی۔ دوستو، ایک جو دوسری چیز ایران اب کیا کر رہا ہے، ایران نے مزید یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس جنگ کے باعث ہر امریکی گھرانے پر ماہانہ تقریباً $500 کا اضافی بوجھ پڑے گا، جو تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ترجیح دینے کی پالیسی کا مطلب ہمیشہ امریکہ کو نقصان پہنچانا پڑے گا اور اٹھانا پڑے گا۔ دیکھیں، امریکہ اس جنگ کے اندر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے لیے گیا، اور وہ ایک بنجمن نیتن یاہو ہے جس کے کہنے پر اس جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اور اب امریکہ کے اتحادی اور ایران ان اتحادیوں کو اصل آئینہ دکھا رہا ہے کہ یہ جنگ تمہاری نہیں تھی، یہ بنجمن نیتن یاہو کی جنگ تھی جسے تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ تو ایران کی کوشش یہ ہے کہ ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ جو سفارتی محاذ پہ تو پاکستان کے ذریعے کوششیں جاری ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کا نقصان، اور نقصان صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہو رہا بلکہ امریکی عوام کا نقصان ہے۔ اور پھر آپ کو امریکی جہاز کے حوالے سے بھی ایک خبر یہ دے دوں کہ امریکی جنگی بحری جہاز کھلے سمندر میں کئی گھنٹوں تک بجلی اور انجن سے محروم ہو گیا اور اس کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جو بیان جاری کیا گیا ہے امریکی بحریہ کا کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ہینگس کو اس کے برقی نظام میں خرابی کے باعث انجینئرنگ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں جہاز مکمل طور پر بجلی سے محروم ہو گیا اور جہاز پر سوار تقریباً 300 اہلکار محفوظ رہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک دفاعی عہدیدار نے بتایا کہ بجلی اور پروپلشن کی یہ بندش کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس دوران جہاز اپنی حرکت اور سمت پر کنٹرول کھو بیٹھا۔ ماہرین کے مطابق اس دوران جہاز کے ریڈار اور دفاعی نظام بھی بند رہے، جس سے جہاز عملی طور پر بے بس اور غیر متحرک ہو گیا۔ یعنی ایک لوہے کا ایک ویسل تھا جو صرف پانی میں تیر رہا تھا، جس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ دوستو، ایک خبر جو امریکہ سے ایک اور خبر جو آ رہی ہے، وہ انہوں نے اپنے جو دفاعی سسٹم ہے اسے اپ گریڈ کرنے کا باقاعدہ ایک پلان بنا لیا ہے، اور امریکی محکمہ دفاع کے 7 بڑی AI کمپنیوں سے معاہدے اور فوج میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق جو پینٹاگون نے ایک بیان جاری کیا کہ ان معاہدوں کا مقصد فوج میں AI فراہم کرنے والی کمپنیوں کی تعداد بڑھانا ہے، تاہم اس فہرست میں اینتھروپک شامل نہیں، جس کا پینٹاگون کے ساتھ AI کے استعمال کے قواعد و ضوابط پر تنازع جاری رہا۔ اور پینٹاگون کے مطابق اسپیس ایکس، اوپن AI، گوگل اور ریفلیکشن، مائکروسافٹ اور Amazon ویب سروسز کو محکمہ دفاع کے امپیکٹ لیول 6 اور 7 نیٹ ورکس میں شامل کیا جائے گا۔ تو وہ اپنی اب اس ٹیکنالوجی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور ایک خبر امریکہ سے اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کا یورپ سے امریکہ درآمد کی جانے والی گاڑیوں پر ٹیرف بڑھا کر 25% کرنے کا اعلان۔ آپ نے پہلے تو جنگ ان کے ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے، کولڈ وار شروع ہو چکی ہے، جس میں اپنے کاغذی شیر کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ آپ نے کہا۔ لیکن دوستو، اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور اس سے یقیناً یورپ کے اور امریکہ کے تعلقات پہ ایک بہت ہی خطرناک اثر پڑے گا۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔